नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में आज 6 और कोरोना पॉजिटिव केस, 4 संक्रमित देहरादून में और 2 उधम सिंह नगर में आए सामने। राज्य में कुल संक्रमित केस की संख्या हुई 88। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी मिलेगा प्रवेश। इसरो की परिसंपत्तियों का कर सकेंगे इस्तेमाल। हवाई मार्गों का होगा विस्तार। वित्त मंत्री ने किया ऐलान, कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दी जाएगी। 500 नए ब्लॉक्स की नीलामी होगी। डिफेंस में ऑटोमेटिक एफडीआई की सीमा को 74% किया जाएगा। और कोरोना के समय में ई-नाम के जरिए कारोबारी सहूलियत मिलने से खुश हैं उधम सिंह नगर के किसान और व्यापारी। किसानों को 100 करोड़ से अधिक का भुगतान करने वाला देश में दूसरा राज्य उत्तराखंड। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज 6 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 4 संक्रमित देहरादून और 2 संक्रमित उधम सिंह नगर में हैं। उधम सिंह नगर में दोनों ही कोरोना पॉजिटिव प्रवासी हैं। वे महाराष्ट्र और गुरुग्राम से लौटे थे। इस तरह राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस की कुल संख्या 88 हो गई है, जिसमें से 51 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आज कोविड-19 के 470 सैंपल नेगेटिव पाए गए, जबकि 549 सैंपल टेस्ट जांच के लिए भेजे गए। राज्य में अब कोरोना मरीजों के दोगुने होने की रफ्तार 19 दिन हो गई है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे दिन 20 लाख करोड़ के पैकेज के चौथे भाग की जानकारी दी। इस हिस्से में अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे में नीतिगत सुधार पर चर्चा की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोयला क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे ताकि हम इस क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमताओं का दोहन कर सकें। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने, दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था। इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन जिसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैप्टिव और नॉन कैप्टिव कोयले की खानों की अलग अलग श्रेणियां अब खत्म कर दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अब खनिज को ढूंढने, खनन करने और उत्पादन की व्यवस्था एकीकृत की जाएंगी। I don't have the capacity anymore. The left unused mineral lies there. Nobody else benefits out of it. So now we are permitting them to transfer the mining lease so that whoever is interested in using the rest of it, which has been kept there, meaning which is lying there unmined, they can also use it so the country can benefit from it. सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन का माइनिंग प्रोडक्शन रेजीम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स, इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा। देश में हवाई मार्गों का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक सिर्फ 60% ही एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा सका है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमान के लिए उपलब्ध है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में अब निजी कंपनियों का प्रवेश दे दिया गया है। साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाओं और उनकी परिसंपत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही फलों और सब्जियों को संक्रमण रहित बनाने के लिए इररेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी किस तरह से सहभागी हो, कैसे वो भागीदार बने, लॉन्च करने की बात हो या सैटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं देने की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो, अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे। और यही नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे। ये स्टार्टअप के रोबस्ट इकोसिस्टम को हम न्यूक्लियर सेक्टर के साथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप किया जा सके। डिफेंस क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से की जाने वाली विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सके, कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके। कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें, इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही सामाजिक बुनियादी क्षेत्र में वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 8100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासी जिन जनपदों में आ रहे हैं वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि राज्य के बॉर्डर एरिया पर स्क्रीनिंग का लोड कुछ कम हो सके। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर की मॉनिटरिंग के लिए कर्मचारियों की तैनाती के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल न करने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाने को कहा। मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों से आ रहे सभी प्रवासियों का डाटा रखने के निर्देश दिए ताकि यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके साथ ट्रेवल करने वाले लोगों को भी ट्रेस किया जा सके और उन्हें एसएमएस के जरिए अलर्ट किया जा सके। पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार के ऐलान से उत्तराखंड के पशुपालक भी उत्साहित हैं। कोटद्वार के कलाल घाटी के पशुपालक विनोद सिंह रावत कहते हैं कि उनके पास लगभग 100 गाय और भैंस है। कोई प्लांट या मशीनरी नहीं होने के कारण वे दूध के अन्य उत्पाद नहीं बना पाते। अब वित्त मंत्री की घोषणा से उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अच्छे टीकाकरण होंगे, अच्छी नस्ल तैयार होंगी, हमें इसका अच्छा पैसा मिलेगा। जब मेरी उम्र 18 साल थी मैं तब से काम कर रहा हूँ। एक ही काम पे हम खड़े हैं तब से। दूध निकाला, बाजार में बेचा। यदि हम इसका प्लांट लगाते हैं, कोई यूनिट हमारे यहाँ लगती है जिससे हम अपनी ब्रांड तैयार करें और हम चाहते हैं कि हम अपने राज्य से बाहर, अपने स्टेट से बाहर इसको पहुँचाएँ। कोटद्वार में दुग्ध अवशीतन केंद्र के प्रभारी ओमकार सिंह भी केंद्र के इस ऐलान से पशुपालन के क्षेत्र में नई संभावनाएं देखते हैं। एक तो उत्पादन बढ़ेगा और काश्तकारों को अधिक फायदा होगा, उनको मार्केट उपलब्ध होगा और उनको अनुदान पे सस्ती चीज़ें उपलब्ध होंगी। इसमें अभी वर्तमान में इसमें पास्चराइजेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि पास्चराइजेशन और पैकिंग शुरू हो जाती है तो इसमें डीटीएम से लेके टीएम से लेके और फुल क्रीम मिल्क वगैरह मार्केट में उपलब्ध हो पाएगा। कोटद्वार के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएम गुप्ता कहते हैं कि टीकाकरण से सामान्य पशुपालक सहित भेड़, बकरी और सुअर पालकों को भी बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र की जनता को जागरूक करने की जरूरत है। अब इसमें सब चीज सम्मिलित कर लिया गया है। मुंह पका खुरपका बीमारी जो है पहले से टीकाकरण होता रहा है, लेकिन इसमें सीप, गोट और पिग्स को नहीं सम्मिलित किया गया था पहले। अब इसको सीप, गोट और पिग्स को भी सम्मिलित कर लिया गया है।
जिससे इनका क्या होता है, सीप, गोट और पिग्स का मीट का एक्सपोर्ट होता है। तो हमारा जो मीट है यह बहुत एक्सपोर्ट होने में दिक्कत होती है अगर वैक्सीनेटेड एनिमल नहीं है। तो अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में अगर इनका होता है तो हमारे जो मीट का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा और उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश भर में 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना लाने की घोषणा की। यह योजना 13,343 करोड़ की होगी। राज्य में हजारों की संख्या में प्रवासी इस समय लौट रहे हैं। ऐसे में क्वारंटीन सेंटर और उनकी देखरेख कर रहे ग्राम प्रधानों की भूमिका अहम है। पौड़ी के थलीसैंड तहसील के सीमांत गांव डडोली मल्ली में इस समय 80 प्रवासी 5 क्वारंटीन सेंटर में मौजूद हैं। अभी और प्रवासियों के लौटने की सूचना है। डडोली मल्ली गांव के प्रधान कहते हैं कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन अभी यहां स्थिति ठीक है। उधर टिहरी में भी बड़ी संख्या में प्रवासी लौट रहे हैं। यहाँ के सबसे बड़े विकासखंड भिलंगना में अब तक 2000 लोगों को होम क्वारंटीन किया जा चुका है। जिनके घरों पर अलग रहने की व्यवस्था नहीं है उन्हें स्कूलों और पंचायत घरों में क्वारंटीन किया जा रहा है। यहाँ पिलखी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर श्याम विजय बताते हैं कि दूसरे तीसरे दिन सभी क्वारंटीन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। दूसरे तीसरे दिन ग्रामों में जाके जो लोग हमारे होम क्वारंटाइन पे हैं या उनको कहीं संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया है उनको हम बराबर निगरानी रख रहे हैं। घनसाली और चिरवटिया में हमारी चेक पोस्ट भी चल रही है। जितने भी आने वाले हैं इनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और उनको स्पष्ट निर्देश ये भी दिए जा रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद आप क्वारंटाइन अवधि का पूर्ण पालन करेंगे। भिलंगना विकासखंड के सेमल्थ गांव के प्रधान सुधीर नौटियाल कहते हैं कि गांव में प्रवासियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। ग्राम पंचायत के लोग सभी की हर संभव मदद कर रहे हैं। जो भी लोग बाहर से आना चाहते हैं वो बेशक अपने गांव में आएं, उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो घरों में क्वारंटीन होना चाहते हैं उनके लिए घर में व्यवस्था करेंगे और जो बाहर रहना चाहते हैं उनके लिए बाहरी व्यवस्था है। पंचायत भवन में है, स्कूल में है, अन्य जगहों पर सारी व्यवस्थाएं फिलहाल अभी ठीक ठाक। बाकी 3 लोग अभी गाँव में आ रखे हैं, वो फिलहाल स्वस्थ। कोरोना के खतरे को देखते हुए गांव के लोगों और ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी इस समय अहम है। कोरोना के समय किसानों को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ई-नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कुछ नई सुविधाएं दी, जिसमें किसानों को अपना कृषि उत्पाद बेचने के लिए खुद होलसेल मंडी में नहीं जाना होगा। ई-नैम सॉफ्टवेयर में वेयरहाउस पर आधारित कारोबार शुरू किया गया। उधम सिंह नगर में भी किसान ई-नैम के जरिए बेहतर कारोबार कर रहे हैं। किसान हरप्रीत ने बताया, ई-नैम पर अपनी उपज बेचने से बिचौलियों की वजह से होने वाले घाटे से निजात मिल गई है। इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। एक किसान और व्यापारी दोनों के टच में हम अपनी फसल मॉइस्चर चेक करा के ऑनलाइन किसी भी मंडी में उसको बेच सकते हैं और हमारा जो पेमेंट है वो हमारा एज यूजुअल आरटीजीएस के थ्रू हमारे अकाउंट में आ जाता है। व्यापारी रोहित अग्रवाल कहते हैं कि ई-नैम के जरिए कारोबार में बहुत सहूलियत मिल गई है। मंडियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और कंप्यूटर पर ही कृषि उत्पाद की जानकारी मिल जाती है। जहाँ हमको पहले हमें कई बार मंडी में धान जो हमारे आते थे हम उसको देखना पड़ता था, उसकी एनालिसिस के बारे में हमें बार बार मंडी में जाके उसको एनालिसिस कराना पड़ता था। अब हम अपने सिस्टम पे बैठ के अपनी जगह पे बैठ के हम उसकी सारी एनालिसिस, उसकी रिपोर्टें, सब चीज़ हम अपनी चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद हम सीधे इनाम के थ्रू ही उस धान के हमको या गेहूँ की या जो भी उसकी किस्म है उसकी हम खरीदारी कर लेते हैं। उधम सिंह नगर में मंडी परिषद की मैनेजिंग डायरेक्टर निधि यादव का कहना है कि इस वर्ष गेहूं की ज्यादातर खरीद ई-नैम के जरिए की गई है और कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए जो फिलहाल वर्तमान में हमारी गेहूं की खरीद चल रही है तो काफ़ी हद तक वो इनाम रेट के थ्रू ही चल रही है। और ये भी आपको बता दूं कि उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य है जिसने 100 करोड़ से ऊपर ई पेमेंट अब तक कर चुका है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हमें मंडी शुल्क भी मिला है। और जो बीच में ये लॉकडाउन के समय में इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इनाम के थ्रू हमारे फार्मर्स ने उसमें ट्रेड भी किया है। और इस साल पिछले साल से इंटर स्टेट ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था इनाम में और पिछले साल से लेकर अब तक काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है और इंटर स्टेट भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक इनाम के थ्रू ट्रेड किया। उत्तराखंड की 16 मंडियां और 7,000 से अधिक किसान इस समय ई-नैम से जुड़े हुए हैं। शुक्रवार को देश की 38 और मंडियां कृषि उत्पादों को बेचने के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-नैम से जुड़ गईं। इस तरह कुल 1,000 मंडियां इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
कोरोना वायरस से जंग में सरकार के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जब एक महिला समाज में अपना सक्रिय योगदान देती है तो घर ही नहीं समाज और देश को उसका लाभ मिलता है। हम बात कर रहे हैं तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित अल्मोड़ा निवासी सुश्री हेमलता भट्ट की। यूं तो हेमलता भट्ट अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में HIV और TB जैसी बीमारी के लिए बतौर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय मरीजों को ब्लड की कोई दिक्कत न हो इसके लिए वे लोगों को जागरूक कर रही हैं। रेड क्रॉस समिति ने उनकी इसी सक्रियता के चलते उन्हें सदस्य भी बनाया है। इसके अलावा हेमलता भट्ट जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी भी उपलब्ध करवा रही हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण कई बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। ऐसे में जब उन्हें समय मिलता है तब वह ऐसे बच्चों की बस्तियों में जाकर उन्हें पढ़ा भी रही हैं। हेमलता भट्ट इस महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व और कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी भी लोगों को दे रही हैं। प्रोटेक्शन सिर्फ हमें अपना ही नहीं करना है, बल्कि हमें प्रोटेक्शन अपना करने के साथ साथ अपने घर जाने तक अपने को सुरक्षित रखना है। और घर जाने के बाद भी अच्छी तरह हम लोगों को अपने हाथ पैर धोने हैं, मुंह हाथ धो के अच्छी तरह नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, ये सारी चीजें प्रक्रिया करनी है। मेरे के लिए यहाँ पर क्लिनिक पर जो भी पेशेंट आते हैं उन पेशेंट को मैं यहाँ पर मास्क लेकर यहाँ पर उनको वितरित कर दूँ। और इसके अलावा जो भी मरीज यहाँ पर आता है पहले उसको खुद सैनिटाइज करती हूँ। तो हमारा जो जागरूकता अभियान था मास्क के प्रति, वो अल्मोड़ा में अब लगभग हर कोई व्यक्ति मास्क ही पहन रहा है। बगैर मास्क के अब कोई नहीं है। वहीं जिला चिकित्सालय में कार्यरत हिमानी जोशी और फार्मासिस्ट TP वर्मा बताते हैं कि हेमलता भट्ट द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अन्य लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेकर कार्य करने की अपील की है। नगर में विभिन्न स्थानों पर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन वगैरह की जानकारी दी जा रही है, तो इस चीज़ों को हमें सब नागरिकों ने फॉलो करना चाहिए और इस चीज़ को हम भी फॉलो कर रहे हैं। और हमारे चिकित्सालय में जो भी मरीज आ रहे हैं हम उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं। मास्क वितरण का कार्यक्रम है या अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, जिनको जरूरत है उनको जो उपलब्धता सुनिश्चित, जो भी चीजें आवश्यक है इस समय जो नीडेड है वो बहुत अच्छी तो बखूबी ये सामाजिक सरोकारों में पूर्ण भागीदारी कर रही है यहाँ पर। और अक्सर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो रक्तदान हमारे जो कैंप लगते हैं या लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना है, उसमें बहुत अच्छा ये सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। बता दें कि कोविड-19 के तहत हेमलता भट्ट को अल्मोड़ा के SSP प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा उत्कृष्ट कोरोना वॉरियर्स से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में आज 6 और कोरोना पॉजिटिव केस, 4 संक्रमित देहरादून में और 2 उधम सिंह नगर में आए सामने। राज्य में कुल संक्रमित केस की संख्या हुई 88। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी मिलेगा प्रवेश। इसरो की परिसंपत्तियों का कर सकेंगे इस्तेमाल। हवाई मार्गों का होगा विस्तार। वित्त मंत्री ने किया ऐलान, कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दी जाएगी। 500 नए ब्लॉक्स की नीलामी होगी। डिफेंस में ऑटोमेटिक FDI की सीमा को 74% किया जाएगा। और कोरोना के समय में ई-नाम के जरिए कारोबारी सहूलियत मिलने से खुश हैं उधम सिंह नगर के किसान और व्यापारी। किसानों को 100 करोड़ से अधिक का भुगतान करने वाला देश में दूसरा राज्य उत्तराखंड। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।